Hello students and my dear friends, myself Ashar Vipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir, Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about a 12th standard biology lesson. The name of lesson is Human Health and Disease. आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, मानव का स्वास्थ्य और उससे संबंधित बीमारियां। स्वास्थ्य क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को टाइम टू टाइम इफेक्ट करते रहते हैं, डिजीज़ क्या होती है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिसीज़, उस डिजीज़ को फैलने का मेन कारण क्या होता है, वो सारा का सारा आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि सबसे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली सारी वीडियो सारी अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। द टर्म हेल्थ, यदि हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। हर कोई व्यक्ति हेल्थ का जो वर्ड है वो सभी में यूज़ करते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपल मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ का मीन्स यही नहीं है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो इट मीन्स वी हेल्थी, कि हम हेल्थी हैं। और फिजिकली फिटनेस, और फिजिकल फिटनेस भी इसका एक मापक नहीं है, एक पैमाना नहीं है कि हम फिजिकल फिट हैं तभी हम हेल्थी हैं। हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ से मीन्स होता है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट, जिसमें हम पूरी तरीके से, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, बिहेवियर हो, किसी भी प्रकार से हो, सभी प्रकार से हम वेलबींग अच्छे होने चाहिए। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब लोग हेल्दी होते हैं तो दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, वो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। और उसके लिए हमने क्या है अपनी लाइफ में क्या अपनाना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना जो तनाव है उसको मैनेज करना है, फूड एंड डाइट पर अपना ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपना जो फैमिली है और फ्रेंड्स हैं उन सब पर भी ध्यान देना होगा। एक हमारे सोने का और उठने का जो भी एक टाइम शेड्यूल है उसको भी मैनेज करना होगा, तो तभी हम अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं। तो अच्छी हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ ज़रूरी हैं, इन सब के लिए भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट वर्क। यदि हम इतना सब कुछ करते हैं, फूड एंड डाइट पे अपना ध्यान देते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, और हमारे जागने का और सोने का जो क्रम है वो भी एक मैनेज है, तभी हम अच्छे से हेल्थी हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन पे यदि हम आते हैं हेल्थ का, तो हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। अच्छी हेल्थ यदि होगा तो अच्छी हेल्थ से इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी कमी हो जाती है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। यदि हम हेल्थ को देखें तो अच्छी हेल्थ को पाने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, पर्सनल हाइजीन, अपनी व्यक्तिगत देखभाल बहुत जरूरी है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और जो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑफ गुड हेल्थ, वो सभी जरूरी है। The condition of being sound in body, mind or spirit, especially freedom from physical disease or pain, health. Ancient days, प्राचीन दिनों में यदि हम देखें तो considered as a state of body and mind with balance of humor, Astard व Greek. It was stated later. Mind influenced by neural system, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम हो, न्यूरल सिस्टम चाहे हमारा तंत्रिका तंत्र हो, इम्यून सिस्टम चाहे वो हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र हो, टुगेदर दे अफेक्टेड हेल्थ, वो सारे के सारे हमारी हेल्थ से ही अफेक्टेड होते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? तो जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वो होती हैं कि जो जन्म से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत, वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ट्रांसमिटेड रेगुलरली, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो पहुंचती रहती हैं, जिसमें चाइल्ड बोर्न विद द डेफिशिएंसी डिफेक्टेड चाइल्ड इन हैंड,
कि चाहे वो अफेक्टेड मदर हो या उसका जो भी फैमिली स्ट्रक्चर हो, उसके जरिए वो दूसरी पीढ़ी में वो जेनेटिक डिसऑर्डर कंटिन्यू आते रहते हैं। इन्फेक्शंस, संक्रमण का खतरा, लाइफ स्टाइल, फूड एंड वाटर। अच्छी हेल्थ के लिए फैक्टर हैं हमारे कि हम अपने फूड पर ध्यान देना होगा, अपने बैलेंस डाइट पर ध्यान देना होगा, पीने के पानी पर भी ध्यान देना होगा, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, शरीर को जब चाहिए रेस्ट भी देना होगा, उसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। हैबिट्स, अपनी जो आदतें हैं उन सब में भी हमने बदलाव करना होगा, तभी हम अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं। फैक्टर्स टू अचीव गुड हेल्थ, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अच्छी हेल्थ से हम उन फैक्टर्स से अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डाइट का चार्ट दिया हुआ है, ये पूरा बैलेंस डाइट का चार्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइव अवर लाइफ, जो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ही जरूरी हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, रफेज हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, मतलब जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हो वो सारे के सारे यदि हम लेते हैं तभी हमारा बैलेंस डाइट। हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी अपने फूड में उतना चाहिए, हमको फैट्स भी उतना ही चाहिए, हमको प्रोटीन्स, यदि शरीर में कोई टूट फूट, टिश्यूज़ में कोई टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग के लिए हमको प्रोटीन्स भी चाहिए, हमको विटामिन्स, ईच मील, हर टाइम के मील में हमको लगभग विटामिन्स की मात्रा, क्योंकि विटामिन्स का जो भी मात्रा है वो हमारी बॉडी में स्टॉक नहीं हो पाती है, इसलिए हमको विटामिन्स बहुत ज़रूरी है, मिनरल्स भी हमको बहुत ज़रूरी है, वाटर, रफेज, ये सब हमको बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट के साथ साथ एक डेली एक्सरसाइज भी गुड हेल्थ को पाने के लिए, अचीव टू गुड हेल्थ, ये भी बहुत ज़रूरी है, डेली एक्सरसाइज। और आज बहुत सारे हम देखते हैं योगा अभ्यास है जिसमें हम एक्सरसाइज हैं, योगा अगर अपने लाइफ में योगा को अपना लेते हैं तो भी हम बहुत ही अच्छा हेल्थ पा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की विशेषता क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और हम कैसे ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन हैविंग गुड हेल्थ, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अच्छी हेल्थ को कैसे प्राप्त करे। फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज, अच्छी हेल्थ की विशेषता ये होती है कि जो हेल्दी पर्सन होगा वो फ्री फ्रॉम सिकनेस, एक तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी और कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, उन सब से वो फ्री होगा, उसके लाइफ में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, उसका शरीर बीमारियों से बिल्कुल फ्री रहेगा, सिकनेस, कमजोरी नाम की कोई चीज़ उसकी बॉडी में नहीं आएगी। फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंजाइटी, बहुत सारी अननेसेसरी एंजाइटी उसके अंदर हो जाती है, वो उन सब को यदि देखेगा तो वो सब चीज़ें भी उसके यदि पास नहीं हैं, तभी हम ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे हेल्थ की। डिजीज़ को अब हम देखते हैं कि आज मानव में बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, एनी डिस्टर्बेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी में बी रिगार्डेड एज डिजीज़, जो कोई भी हमारे शरीर को डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में, और उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं या कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, वो जो अपना फंक्शन करते हैं बॉडी का, मे बी रिगार्डेड ए डिसीज़, यदि उनमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई पैथोलॉजी हो जाती है, तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज एंड पैथोलॉजिस्ट एज ए फिजिशियन हु स्पेशलाइज ऑन द डायग्नोसिस एंड क्लासिफाइड डिसीज, बीमारी हो जाती है डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पैथोलॉजी कराएंगे, ये सारी की सारी हैं। तो डिजीज़ के टाइप्स हैं, हमारे टाइप्स ऑफ डिसीज़ में यदि हम देखें तो दो प्रकार की यहाँ पर मेन डिजीज़ हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिसीज़ होती है इनबॉर्न डिसीज़ एंड जेनेटिकली इनहेरिटेड, कि वो जन्म से ही हमारे शरीर में आती हैं, एंड जनरली इनहेरिटेड, और वो वंशागत होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे शरीर में ट्रांसमिटेड होती रहती है। सेकेंड, एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज वो डिसीज होती हैं जो आफ्टर बर्थ, जन्म, किसी भी बच्चे में जन्म के बाद पैदा होती हैं, एंड नॉन इनहेरिटेड, ये नॉन इनहेरिटेबल होती हैं। इट मीन्स ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचती हैं, उसी पीढ़ी में ही रहेंगी और उसी पीढ़ी में ही स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कॉन्जेनिटल डिसीज में हम देखें तो डिजीज ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जो डिजीज है वो डिजीज का जो कारण होगा वो जीन म्यूटेशन होगा। जैसे बहुत सारी उसमें डिजीज हैं, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है,
डिसीज ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जैसे इसमें डाउन सिंड्रोम है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस टाइप की ये जो है हमारी डिसीज हमारे अंदर होती रहती हैं। तो आज की इन डिसीज में हम देखेंगे कि जो हमारी बहुत सारी डिसीज हैं, कुछ तो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे इसमें बैक्टीरियल डिसीज हैं, बैक्टीरियल डिसीज भी आती हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज में जो बैक्टीरिया के जरिए फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुँचती हैं। कुछ एयरबोर्न डिसीज भी होती हैं, कुछ वाटरबोर्न डिसीज भी होती हैं, उन सब के अलग अलग मोड हैं। तो कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, एनी सब्सटेंस विच कॉज अ डिसीज बाय इट्स एक्सरसाइज और डेफिशिएंसी और एब्सेंस डिसीज एजेंट्स। डिसीज के जो फैलने का एक मेन कॉजेज होता है वो उसका एजेंट्स होता है जो उस डिजीज को फैलाता है। उसको हम यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में उसको पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स एक्सेट्रा विच कॉज डिसीज। ये चाहे वो हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल डिसीज हो, वायरल डिसीज हो, फंगल डिसीज हो, किसी भी प्रकार की डिसीज हो, वो सारी की सारी जो बीमारियां हैं उनका एक कारण होता है वो पैथोजेंस, और पैथोजेंस कॉज डिजीज। पैथोजेंस के कारण ही डिजीज हमारे शरीर में पनपती है। तो अब यहाँ पर हम डिजीज के ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम जो डिसीज ले रहे हैं वो है टाइफाइड। टाइफाइड जिसको हम हिंदी में आंत्र ज्वर के नाम से जानते हैं। तो अब टाइफाइड डिसीज के हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइफाइड डिसीज है क्या। द वर्ड टाइफाइड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। टाइफाइड जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिखा है जिसका मीन्स होता है टाइफस और स्मोक और क्लाउड और रेफरेंस टू बी डेलीरियम। टाइफाइड एक प्रकार का टाइफाइड फीवर है, इज कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी। ये एक प्रकार की जो बीमारी है सैल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया के जरिए होती है, और जिस बैक्टीरिया के जरिए ये डिजीज होती है इसका जो मेन पैथोजेंस होता है, जो इसका पॉजिटिव एजेंट्स होता है, उसका नाम सैल्मोनेला टाइफी है। सैल्मोनेला टाइफी जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, अ ग्रेम नेगेटिव रॉड फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द कार्ल एवर्थ इन स्प्लिन टिश्यू in 1880। Salmonella typhi is transmitted by the 5S, मतलब कई 5S FS 5FS के जरिए फैलता। 5FS से मीन से फूड के जरिए, F यानी 5 टाइम्स F आ रहा है जिसमें फर्स्ट F यानी फ्लाइज, किसी भी पक्षी के जरिए, कीट के जरिए, F फूड के जरिए, फिंगर्स उंगली के जरिए, फेसेस मल के जरिए, एंड फोमाइट्स ह्यूमन आर द ओनली होस्ट। और इसका जो मेनली होस्ट है वो ह्यूमन है। वन ऑफ द फेमस कैरियर्स ऑफ टाइफाइड वाज अ फैमिली कुक इन सेवरल हाउस होल्ड इन USA, मैरी मेलोन, हु लेटर बिकम नोन एज द टाइफाइड मेरी। तो टाइफाइड है, टाइफाइड जो डिजीज है ये हमने देखा। तो टाइफाइड के बहुत सारे कॉमन हमारे जो सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, उसके अंदर भूख की कमी होने लगेगी, फीवर उसके अंदर रहने लगेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, पेट में कभी कभी उसको जो है दर्द भी रहने लगेगा। तो बहुत सारे ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं जो इस बीमारी को फैलते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके लक्षण होते हैं कि कौन कौन से इसके जो लक्षण हैं। द रोल ऑफ टाइफाइड मेरी ट्रांसमिटेड द डिजीज बाय इन्वेस्टिगेटेड बाय जॉर्ज स्पोर। इस डिसीज को जो इन्वेस्टिगेटेड किया वो जॉर्ज स्पोर ने, अ वेल नोन सैनिटरी इंजीनियर फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट। मेन सिम्टम्स टाइफाइड फीवर के जैसे हेडेक, सर में दर्द हुआ, फीवर है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, एब्डोमिनल पेन है, रोज स्पॉट्स है, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑफ्टर डेलीरियम। ये सारे के सारे सिम्टम्स इसके होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज देखते हैं, न्यूमोनिया। निमोनिया, द टर्म निमोनिया रेफर्स टू माइक्रोबियल डिसीज। निमोनिया भी एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज है, एक प्रकार के बैक्टीरिया के जरिए होती है, ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स। जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और जो लंग्स होते हैं उनमें ये बीमारी होती है, ये डिजीज होती है। मोस्ट कॉजेज ऑफ निमोनिया आर कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया। इसमें निमोनिया के और भी बहुत से कारण, कुछ वायरस के जरिए भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया निमोनिया इज, यदि हम निमोनिया को यदि हम देखें तो इसका जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमीफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। ये इसका मेन पॉजिटिव एजेंट्स है जिसके जरिए ये बीमारी
हमारे शरीर में फैलती है। एपिडेमियोलॉजी में यदि हम देखें, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, ये किस माध्यम से, किस मीडियम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो ड्रॉपलेट्स एरोसोल, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके खांसते समय या छींकते समय उसके माउथ से या नोज से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो एयर में आ जाते हैं, और वो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे शरीर में वो पहुंच जाते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में इस टाइप से पहुंचते हैं बाय शेयरिंग ग्लासेज एंड यूटेंसिल्स। हम एक दूसरे की कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि वो उसके जो सिम्टम्स हैं, उसका जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में आ जाता है। यदि इसके हम सिम्टम्स की यदि हम बात करें निमोनिया में, तो इसमें हाई फीवर होता है, शार्प चेस्ट पेन, छाती के अंदर बहुत तेज़ी से दर्द होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होती है, एंड कफ, और व्यक्ति को खांसी भी होती है, दैट प्रोड्यूस येलो ग्रीन स्पुटम एंड ओसेंसली ब्लड। खांसी के साथ एक कफ भी आता है और कभी कभी उसमें ब्लड का क्लॉट भी होता है। तो निमोनिया इज ट्रीटेड विद द ट्रेडिशनल ड्रग पेंसिलिन। निमोनिया की एक टीका भी लगता है जिसमें वो जो पेंसिलिन का टीका होता है। बट टेट्रासाइक्लिन एंड क्रोमोफेनिकॉल कैन बी यूज्ड एन अल्टरनेटिव फॉर पीपल एलर्जिक टू पेनिसिलियम। नेक्स्ट डिसीज है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, जिसको हम जुकाम के नाम से भी जानते हैं, कॉमन बीमारी है, सभी को हो जाती है, हर मौसम में हो जाती है। इसका कॉजेटिव एजेंट्स एक राइनो वायरस है, क्योंकि ये एक वायरल डिसीज है और इसका कॉजेटिव जो एजेंट है वो राइनो वायरस होता है। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन को यदि हम देखें, ये किस टाइप से, किस प्रकार से हमारे शरीर में जो राइनो वायरस है ये एंटर करता है, तो सबसे पहला इसका इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ। कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है, कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है, यदि वो खांसता है, यदि वो छींकता है, तो उस मीडियम से उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में आ जाते हैं और हमारे शरीर में वो पहुंच जाते हैं। वायरस आर ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियली एंड नेसल चेम्बर्स। द फैमिलियर सिम्टम्स यदि हम इसमें देखें कॉमन कोल्ड में, तो इंक्लूडिंग हेडेक, सर में दर्द ज़्यादा होगा, वाटरी आइज, आंखों से पानी आता है, स्नीजिंग, छींक होती है, और नोज के अंदर ईचिंग सी होती है, एक्सेसिव नेजल सिक्रेशन एंड कफ। ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। लेकिन ये बीमारी इतनी कोई घातक नहीं होती है, कुछ समय के लिए चलती है, 2, 4, 5 दिन तक होती है और उसके बाद में नॉर्मली अपने आप सही होने लगती है। नेक्स्ट डिसीज है मलेरिया। कॉजेटिव एजेंट्स को यदि हम देखें, मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, इनके जरिए ये बीमारी फैलती है। ये इसका मेन कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया विच में बी फैटल। एपिडेमियोलॉजी की यदि हम बात करें, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, तो बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये जो बीमारी है एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने के कारण होती है। जब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो हमको काटता है तो वो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। उसका जो सबसे पहला टारगेट होता है वो हमारे ब्लड का आरबीसी होता है। तो किस टाइप से ये हमारे ब्लड में एंट्री करता है जो मलेरिया का, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। मान लीजिए कोई मॉस्किटो है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है और वो इन्फेक्टेड है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, तो वो बाइट्स द अनदर ह्यूमन। जब वो किसी भी व्यक्ति को काट रहा है तो काटने के बाद में सीधा सा उसको बॉडी के अंदर मलेरिया मॉस्किटो बिकम डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स। तो जब ये उसको काटता है, किसी भी व्यक्ति को काटेगा तो सबसे पहले काटने के बाद में लीवर सेल्स एंड देन अटैक टू द रेड ब्लड सेल्स। उसका जो प्लाज्मोडियम है सीधे हमारी लीवर सेल पर अटैक करता है और उसके बाद में हमारे ब्लड में आरबीसी में चले जाता है, रिजल्टिंग इन द रैप्चर। द रैप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। आरबीसी के अंदर जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लगता है जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं। हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उसके बुखार का टेम्परेचर, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ता है। रिक्यूरिंग एवरी 3 to 4 days।
और ये लगभग आफ्टर इंटरवल ऑफ 3 days, लगभग तीसरे दिन शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा उसको सबसे पहले शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से उसको कपकपी होती है। ठंड से कपकपी होने के बाद उसको बहुत तेज़ी के साथ में बुखार चढ़ता है। उसके बाद में बहुत फिर स्वीटनेस, पसीना आता है, फिर बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जैसे ही फिर बॉडी का टेम्परेचर फिर डाउन होता है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा उसके वीकनेस हो जाती है। तो शुरू में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम शुरू में हमारे शरीर में वो जाने के बाद में अपनी सबसे पहले जो पॉपुलेशन होती है उसको बढ़ाता है। और पॉपुलेशन जब उसकी अच्छी खासी जब पॉपुलेशन हो जाती है, प्लाज्मोडियम की जब संख्या शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो वो सीधा सीधा फिर हमारे लीवर पर फिर अटैक करता है। वो ब्लड में आरबीसी में पहुंच जाता है और हीमोजोइन जो एक टॉक्सिन है उसको रिलीज करता है, और फिर वो हमारी पूरी बॉडी को अपने अंडर में ले लेता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो अब दूसरे में किस प्रकार से पहुंचेगा? मान लीजिए सपोज कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, अब कोई दूसरा एनाफिलीज मॉस्किटो जो सही है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, वो इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेता है, तो प्लाज्मोडियम ब्लड के थ्रू वो उसकी बॉडी में पहुंच गया उस मॉस्किटो की। अब वो मॉस्किटो फिर अनदर किसी नेक्स्ट थर्ड पर्सन को जैसे ही वो बाइट करता है, तो वो थर्ड पर्सन को वो वहां पर फिर जब बाइट करेगा वो उसको इन्फेक्टेड कर देगा, वो प्लाज्मोडियम को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इसका जो लाइफ साइकिल है ये अपने 2 होस्ट में कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम, एक तो ह्यूमन में और दूसरा मॉस्किटो के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 2-3 डिजीज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, मलेरिया के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डिसीज के साथ लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।